हम जो मेथड्स देख रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उसमें मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में बताया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आप समझ गए होंगे कि दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे कंटेन हार्मोन्स हम बात करेंगे यूट्राइन, हम बात करेंगे ओवेरियन स्टीरॉयड्स की, और ये स्टीरॉयड्स हैं सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इसीलिए अगर आप अपनी एनसीईआरटी में प्रोजेस्टिन शब्द पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है, बात प्रोजेस्टेरॉन की है, पर सिंथेटिक वन को हम कहते हैं प्रोजेस्टिन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करने के कई तरीके हैं। इनको कई तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोली की तरह दिया जा सकता है, इनको इंजेक्शंस के तौर पे दिया जा सकता है, और इनको सबकुटेनियस इम्प्लांट किया जा सकता है। सो हमने ये कहा कि दे कैन बी गिवन पर ओरली पर ओरल, तो इसका मतलब ये हुआ मुंह से खाई जा सकती हैं, और इनको हम कहेंगे पिल्स, और इन पिल्स को हम कहेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इन पिल्स को आप कहेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, और इसके अलावा देयर मे बी सम सबकुटेनियस इम्प्लांट्स भी किए जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ, एक बड़ा फेमस है DMPA, ये है डिपो मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं पासिंग रिमार्क यहाँ पर दे रहा हूँ। DMPA ये इंजेक्शन जनरली 1 in 3 months लगाया जाता है। ये है एक नॉर प्लांट एक डिवाइस होता है जो कि स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है, और ये धीरे धीरे हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज़। इसी तरह ये भी सस्टेन्ड रिलीज़ का है, इंजेक्टेबल, और ये धीरे धीरे क्या रिलीज़ होते रहते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। इसकी डोजिंग बड़ी कंफर्टेबल है, इसको 3 महीने में एक बार यूज़ किया जाता है, इसको आप इम्प्लांट करके छोड़ सकते हैं। हम अपना जो ये वीडियो है इसमें जो मेन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो मैं जिस चीज़ को मेन डिस्कस करना चाह रहा हूँ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, वो है OCPs या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो सबसे कॉमन है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन पिल। सो द मोस्ट कॉमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज्ड इज अ combination pill, and this combination pill is a combination of low dose synthetic estrogen plus low dose synthetic progesterone। सो हमने ये कहा कि ये जो कॉम्बिनेशन पिल है, कॉम्बिनेशन से आप समझ गए होंगे कि इसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, दोनों सिंथेटिक हैं। तो लो डोज सिंथेटिक ईस्ट्रोजन लिया, लो डोज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज हैव बीन इम्प्रूव्ड। नाउ वी हैव द बेसिक मिनिमम amount of the drug required that are present in these oral contraceptive pills that do not have very serious side effects and are very effective as contraceptive as well. So ये जो permutation combination है, now we have the very effective oral contraceptive pills. Believe me, मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि जो combination pills हैं probably इनका failure rate जो है केवल वसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी को छोड़ दीजिए, अदरवाइज इनका failure rate least है। So they are probably the most effective contraceptives other than obviously tubectomy and vasectomy. So उसको हम बाद में देखेंगे। कॉम्बिनेशन पिल इनका फेलियर रेट IUD से भी कम है। सो ये बात आपको समझ में आ गई। ये कॉम्बिनेशन पिल है, लो डोज सिंथेटिक ईस्ट्रोजन और लो डोज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन को आपने क्या कहा है, कॉम्बिनेशन पिल कहा है। अब इसको दिया कैसे जाता है, बिगिनिंग सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 tablet is given per day, and this is continued for 21 days and then it is stopped. तो बेसिकली हमने कहा था कि डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, डे 1 ऑफ द साइकिल कहते हैं, तो डे 2 ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी द सेकंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस दिन से द लेडी इज एडवाइज टू टेक 1 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेली, एंड शी इज एडवाइज टू टेक दीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days, एंड देन शी इज एडवाइज टू स्टॉप देम। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इससे होगा क्या, आपने शुरू में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू में, अगर आपको याद आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू में FSH और LH आते थे।
FSH और LH। लेकिन आपने यहाँ पर क्या बिल्ड करने शुरू कर दिए, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो उनका नेगेटिव फीडबैक किसके ऊपर आ जाएगा, FSH और LH, और FSH और LH का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर FSH और LH का लेवल कम हो गया तो वो जो प्राइमॉर्डियल फॉलिकल है वो डेवलप नहीं होगा, प्राइमॉर्डियल फॉलिकल डेवलप नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा जिसे आप कहते हैं ओव्यूलेशन। एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दैट दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये किसको प्रिवेंट करते हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। मकसद क्या है कि शुरू में आपने FSH और LH को नेगेटिव फीडबैक में डाल दिया, जिसकी वजह से फॉलिकल क्या नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। सो होगा ये कि 21 डेज़ के बाद में जब फीमेल इसको रोकेगी तो यहाँ पर विड्रॉल ब्लीडिंग होगी, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग, क्योंकि ये जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा फ्लरिश कराएगा, और फ्लरिश करने के बाद में जैसे ही आप 21 डेज़ पे फीमेल से ये कहेंगे कि वो इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को बंद कर दे तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम की सपोर्ट हट जाएगी और एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, स्लफ ऑफ हो जाएगा। इसे हम कहेंगे विड्रॉल ब्लीडिंग। विड्रॉल नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फ्लो भी प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग होता है, और यहाँ पर भी हम इसको क्या कह रहे हैं, विड्रॉल ब्लीडिंग कह रहे हैं। और उसके बाद में जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी सो बिगिनिंग ऑफ द सेकंड डेज, तो 5-6 दिन में ये मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाना चाहिए, और सेकंड डे से फिर उसको वो पूरी साइकिल कंप्लीट करनी है, और ये टोटल जो है 21 डेज तक चलेगी, और उसके बाद फिर रोक देना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी। सो आपको ये समझ में आ गया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस तरह से काम करते हैं। एक चीज़ देखिएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक बड़ा एडवांटेज है, ये जो विड्रॉल ब्लीडिंग है, ये जो विड्रॉल ब्लीडिंग है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो से कम होती है। सो ऐसी फीमेल्स जो एनीमिक हैं, जिनमें ब्लड की समस्याएं हैं, ब्लड कम है, ये है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक्चुअली हम इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट किसका है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्योंकि स्टीरॉइड्स हैं, तो स्टीरॉइड्स के आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या होने चाहिए, साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। हालांकि ये जो न्यू इम्प्रूव्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये काफ़ी इनके मिनिमल से मिनिमल क्या है साइड इफेक्ट्स हैं। दे आर वेरी 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 एडवांस ड्रग्स, वेरी वेरी इम्प्रूव्ड ड्रग्स, लेकिन फिर भी इनके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो नॉर्मली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि वो क्या यूज़ करे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक और बड़े बात ध्यान से समझिएगा कि रूरल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फीमेल के द्वारा, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। लेकिन अर्बन इंडिया में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर मोस्ट पॉपुलर अमंग्स द फीमेल्स। सो हमने ये कहा कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस रूरल सेक्टर में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किसमें अर्बन सेक्टर में, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर डिवाइसेस। सो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल oral contraceptive pills slightly increase the risk of breast cancer। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के ले रही है वो बेसिकली क्या है, उसका ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। नॉर्मल भी कुछ ना कुछ हर एक फीमेल जो को ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हैं, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है चाहे नहीं ले रही है, तो वो बहुत इंसिग्निफिकेंट से उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है अगर वो क्या ले रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फीमेल ऑन लॉन्ग टर्म ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज बाउंड टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। ऑन दी अदर हैंड कैंसर सर्विक्स से बचाव है, तो अगर आप ये देखें तो एक कैंसर का थोड़ा सा रिस्क फैक्टर क्या है, बढ़ रहा है, दूसरे का रिस्क वो क्या करती है, कम करती है। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हॉट फ्लशेस, चेहरा गर्म लगना, इसके अलावा मूड स्विंग्स, इसके अलावा कुछ वेन में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, सो थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ आ सकती हैं, स्टीरॉयड्स के। इसीलिए हमने कहा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बहुत ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बहुत सेफ़ है, और बहुत सेफ़ ही नहीं है, बहुत इफेक्टिव है, और इनका फेलियर रेट बहुत ही क्या है, कम भी है, ये बात तय है। इसके अलावा एक और बात समझिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जैसे मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन पिल में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बेसिकली इसकी वजह से हैं, किसकी वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से हैं। सो मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स आर बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। तो कोशिश की गई कि एक और पिल बनाई जाए, और इस पिल को हम कहते हैं मिनी पिल को हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी कह सकते हैं। दैट मीन्स एन एंडेवर वॉज देयर टू जस्ट मेक अ पिल दैट कंटेन्स ओनली प्रोजेस्टेरॉन। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ईस्ट्रोजन इज एक्चुअली मोर टॉक्सिक देन प्रोजेस्टेरॉन, सो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्या हम केवल प्रोजेस्टेरॉन से ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, FSH और LH को कम करके।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा था। हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, कम थे, लेकिन फेलियर रेट क्या था, ज़्यादा था। तो प्रैक्टिकली द यूज़ ऑफ मिनी पिल और द प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल हैज़ बीन अबेंडेंट। सो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और चीज़, अब क्योंकि यहाँ पर हम बात बार बार किसकी कर रहे हैं, स्टीरॉयड्स की कर रहे हैं, स्टीरॉयड्स की बात अगर बार बार आ रही है तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा भी काम करना चाहिए कि कोई एक ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाए जो कि एक्चुअली स्टीरॉयड स्टीरॉयड कैरी ना करती हो। दैट मीन्स डज नॉट कंटेन व्हाट, स्टीरॉयड्स। और इस तरह की एक पिल हम बनाएंगे, नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाने की कोशिश करेंगे। ये पिल बनाई गई CDRI का मतलब है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट यूपी की कैपिटल में है, इसे आप कहते हैं लखनऊ। सो लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक बनाया नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और इस पिल का नाम उन्होंने रखा सहेली। and this was introduced and it is very successful oral contraceptive pill in Indian markets. So सहेली क्या है, एक नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। डेवलप किसने करी है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप करी है। कहाँ के, लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वंस अ वीक डोज है। और दूसरा एडवांटेज हम आपको बता रहे हैं कि ये स्टीरॉयड नहीं है। क्या नहीं है, स्टीरॉयड नहीं है। इसको हमने कहा सहेली में जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को आप कहते हैं और मेलोफेक्सिन या सेंट क्रोमन। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, सेंट क्रोमन। ये इसका सॉल्ट है। सो ये सॉल्ट किस में है, सहेली में। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके दो फोल्ड्स हैं। एक तो ये यूट्राइन और ओवेरियन जो साइकिल है उसके बीच में एसिंक्रोनिसिटी कर देता है। इसका मतलब जो इवेंट कहाँ पर हो रहे हैं, ओवरी में हो रहे हैं, वो हमने देखे थे कि वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं यूट्रस के साथ में। हमने कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके दो पर्पज़ हैं। प्री ओवुलेटरी का पर्पज़ ये है कि एक सिंगल ओवम रिलीज हो, और पोस्ट ओवुलेटरी का पर्पज़ ये है कि अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो यूट्रस को तैयार करें इम्प्लांटेशन के लिए। सो अगर एसिंक्रोनिसिटी हो गई तो अब आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड हो गया ओवम, उसको ये बहुत तेज़ी से यूट्रस में ले आता है। दिस इज़ प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट दैन दी फर्स्ट वन एज वेल। तो हमने ये कहा कि जो फर्टिलाइज कंसेप्टस है उसको बहुत तेज़ी से, आप जानते हैं कि उसको फेलोपियन ट्यूब में थोड़ी देर रहना चाहिए, उसमें मोरूला डेवलप होना चाहिए, मोरूला में कॉम्पैक्शन होना चाहिए, फिर कुछ दिनों बाद ब्लास्टोसिस्ट होना चाहिए, तब तक एंडोमेट्रियम तैयार होता है ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए। लेकिन अगर आप ये समझें कि कंसेप्टस बहुत तेज़ी से फेलोपियन ट्यूब से कहाँ पर आ गया, यूट्रस में, तो उस टाइम पर एंडोमेट्रियम किसके लिए तैयार नहीं होगा, इम्प्लांटेशन के लिए, एंड इट विल प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। सो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ mechanism of non-steroidal oral contraceptive pill, which is Saheli, is that they prevent implantation by speeding up the transit of the conceptus in the female genital tract from the fallopian tube to the uterus. I hope this is absolutely clear. So अगला जो एक important point आपकी NCERT कहती है, that is regarding the emergency contraception. So जो हम next चीज़ डिस्कस कर रहे हैं इसे हम कह रहे हैं emergency contraception. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ऐसे टाइम पर हो गई व्हेन देयर वाज नॉट द सेफ पीरियड। आपको ध्यान है मैंने पीरियोडिक एब्सटिनेंस में आपको सेफ पीरियड मेथड बताया था, और हमने कहा था कि जो अनसेफ, जो बीच में जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो पीरियड क्या है, अनसेफ। उस टाइम पे कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। सो आई एम सेइंग दैट एनी सेक्सुअल एक्टिविटी अकरिंग ड्यूरिंग द अनसेफ पीरियड now is likely to result in fertilization and the pregnancy is not wanted. So what can be done? What can be done is called as emergency contraception. So इस बात को फिर समझते हैं कि कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जो अनसेफ पीरियड में हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन, और प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। और ये प्रेगनेंसी ना तो प्लान्ड है ना वांटेड है। इस तरह की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है। हालांकि ये बात समझिए कि बाकी सब की जगह के इस जगह पर हुआ ये है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है। सो इसमें हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि इसका इम्प्लांटेशन ना होने दें। सो बेसिकली क्या तरीका कर सकते हैं हम, सबसे पहले एक काम ये कर सकते हैं, इधर देखिए कि विद इन ऑल दीज मेथड्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ऑल दीज मेथड्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस मस्ट बी यूज्ड
within 72 hours of unprotected intercourse or coitus. So that means within 72 hours of the unprotected sexual activity, the methods which are called as emergency contraception must be put in place. Only then they will be effective, otherwise not. इसके 3 तरीके हैं. नंबर 1 है you give high dose of oral contraceptive pills. I am talking of combination pills. Combination pills. So the female will be advised to take combination pills in high dose. 2 सुबह 2 शाम 2-3 दिन तक लिया. मकसद ये है कि आपने सडनली एंडोमेट्रियम को क्या किया, फ्लरिश किया और अचानक रोक दिया तो उसकी सपोर्ट क्या हो जाएगी, हट जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाएगी. सो कोई अगर फर्टिलाइजेशन हुई भी है तो अगर वो इम्प्लांटेशन की तरफ जा भी रहा है तो वो हो नहीं पाएगा. हो भी गया है तो क्या हो जाएगा, स्लफ ऑफ हो जाएगा. होना का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होना चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए. तो आपने 72 आवर्स के अंदर क्या शुरू कर दिया, हाई डोज सिंथेटिक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. किस पे एक्ट किया, एंडोमेट्रियम पे. एंडोमेट्रियम को क्या किया, फ्लरिश किया. अचानक इनका लेवल क्या किया, कम किया और एकदम क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल ब्लीडिंग आपने करा दी और उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हुआ और कंसेप्टस जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ही बाहर आ गया. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. दूसरा तरीका ये है कि यू कैन यूज़ हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. सो सेम फंक्शन, प्रोजेस्टेरॉन आप हाई डोज पे दीजिए. प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वास्कुलैरिटी बढ़ाएगा एंडोमेट्रियम की, ग्लैंडुलर बनाएगा उसको, हाईली सिक्रेटरी बनाएगा और बहुत ज़्यादा बनाने के बाद में एकदम उसको रोक दीजिए तो इससे भी क्या होगी, विड्रॉल ब्लीडिंग होगी. तीसरा काम आप ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन के 24 आवर्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन इम्प्लांटेशन 7th 8th डे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है. तो इस बीच में अगर आपने 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, आईयूडीज़. और आईयूडीज़ ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉरेन बॉडी रिएक्शन. किसमें, यूट्राइन एंडोमेट्रियम में. और वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम को क्या बना देंगे, हॉस्टाइल टू द इम्प्लांटेशन. एंड देयरफॉर व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इम्प्लांटेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन. I hope you have understood the 3 methods. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. चौथी चॉइस आएगी हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन अलोन, क्योंकि आप जानते हैं वो बहुत टॉक्सिक होगा. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये 3 बनी बनाए चॉइस हैं. चौथी चॉइस क्या आएगी, हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन. हाई डोज ऑफ ईस्ट्रोजन में हमने क्या कहा कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. सो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये विद इन 72 आवर्स जो आप कर सकते हैं ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल एक्टिविटी दैट इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. इसके बाद मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, इसे हम कहते हैं सर्जिकल प्रोसेसेस. तो सर्जिकल प्रोसीजर्स की हम बात करेंगे. तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बाद में हम देख रहे हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स, और जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं इनको हम टर्मिनल मेथड्स भी कहते हैं. सो हम बात कर रहे हैं सर्जिकल टर्मिनल मेथड्स. सर्जिकल टर्मिनल मेथड्स, इनको हम 2 नाम से देखेंगे. मेल्स में हम इनको कहेंगे वेसेक्टमी और फीमेल्स में इसको हम कहेंगे ट्यूबेक्टमी. तो मेल में हमने इसको क्या कहा, वेसेक्टमी. फीमेल में हमने क्या कहा, ट्यूबेक्टमी कहा. सो दोनों अलग प्रोसीजर्स हैं, इसको समझिए. बेसिकली इस वेसेक्टमी में आप क्या करेंगे कि यू विल कट द वास डिफरेंस. कट द वास डिफरेंस. तो ये जो वास डिफरेंस है इसको क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा. इसके कट एंड्स को इवर्ट करेंगे, कट एंड्स को इवर्ट करेंगे और लाइगेट कर देंगे. सो बेसिकली ये काम किस में किया जाएगा, वेसेक्टमी में. वेसेक्टमी में व्हाट इज कट, वास डिफरेंस. द कट एंड्स आर इवर्टेड एंड दे आर लाइगेटेड. लाइगेटेड होगा ये कि इसमें जो सीमन प्रोड्यूस होगा, जो सीमन प्रोड्यूस होगा, इट विल नॉट कंटेन स्पर्म, इट विल बी माइनस स्पर्म्स. इट विल बी माइनस स्पर्म्स. अगर हम बात करें ट्यूबेक्टमी की, तो ट्यूबेक्टमी में आपने क्या कट किया है, फेलोपियन ट्यूब कट किया है. तो ये फेलोपियन ट्यूब है, ये आपने फेलोपियन ट्यूब को यहाँ पर कट किया. फेलोपियन ट्यूब्स को क्या किया, इवर्ट किया और उनको क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया. फेलोपियन ट्यूब्स को क्या कर दिया, लाइगेट कर दिया. फिर आपने चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या कर दिए, 0 कर दिए. सो बेसिकली यहाँ पर आपने वास डिफरेंस किया, यहाँ पर आपने फेलोपियन ट्यूब किया. आप अगर बड़े ध्यान से देखें तो ये जो टर्मिनल मेथड्स हैं ये एक्चुअली मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन के. सो बेसिकली इनको आइडियली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स ना कहकर के हम क्या कह सकते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड्स कह सकते हैं. यहाँ पर स्पर्म, यहाँ पर जो है स्पर्म नहीं होगा सीमन में, और यहाँ पर ओवम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे नहीं पहुँच पाएगा.
So I hope you are understanding this, that these terminal methods or the surgical methods are actually not ideally should be called as the methods of contraception, but rather they should be called as the methods of sterilization. दूसरी बात समझिए यहाँ पर, ये जो वेसेक्टमी है, दिस इज अ सिंपलर एंड द ईजियर प्रोसेस. वेसेक्टमी जो है वो ईजियर है विद रिस्पेक्ट टू ट्यूबेक्टमी. उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इसके लिए आपको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर नहीं करना है. आपको ट्यूबेक्टमी फेलोपियन ट्यूब के लिए आपको लेप्रोस्कोप को कहाँ डालना पड़ेगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालना पड़ेगा. सो दैट मीन्स दिस प्रोसीजर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन वेसेक्टमी. वेसेक्टमी इज़ अ very simple process. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू विल सी दैट द ट्यूबेक्टमी नंबर इन इंडिया इज मच मोर देन वेसेक्टमी. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल डोमिनेंट सोसाइटी. नॉर्मली वेसेक्टमी उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना इंडिया में क्या होता है, ट्यूबेक्टमी होती है. सो पहली बात तो ये समझ में आ गई. नंबर 2 हम ये देखेंगे कि ये प्रोसीजर्स ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. उसकी वजह ये है, उसकी वजह कई हो सकती हैं. एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो अगर आपसे कोई जना कहे कि ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है तो इनमें मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बहुत हाई होगी, तो ये वजह नहीं है. दे आर वेरी सेफ प्रोसीजर्स. दे आर वेरी सेफ प्रोसीजर्स, बड़ी आसानी से हो जाते हैं. आउटडोर टाइप के प्रोसीजर्स है, बहुत शॉर्ट स्टे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में करना पड़ता है. और उसके अलावा लेप्रोस्कोप जब से आए हैं तब से इनकी हॉस्पिटल स्टे, इनकी रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन करीब नेग्लिजिबल है. नंबर दो एक और मिथ है कि इस तरह के ऑपरेशंस के बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है. ऐसा नहीं है. इट इज़ अ मिथ. सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ मेंटेन्ड. ना वाइगर कम होती है, ना वाइटलिटी कम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दीज आर ऑल मिथ्स. These myths have been busted many times and there is no such problem. But there is a problem. The problem of reversibility. सो हमने ये कहा कि एक बार आपने वास डिफरेंस को बांध दिया या आपने किसको बांध दिया, फेलोपियन ट्यूब को, और अगर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में दोबारा कंसीव करने की ज़रूरत महसूस हुई तो रीकैनलाइजेशन या रीअटैचमेंट या रीओपनिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर ब्लॉक चैनल्स इज़ नॉट वेरी ईजी. इसका रीकैनलाइजेशन या रीवास्कुलराइजेशन बहुत ही पुअर है. एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट वेरी मच पॉपुलर इन आवर कंट्री, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर. हालांकि NSV में हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ टर्म विच इज़ कॉल्ड एज NSV. NSV का मतलब होता है नॉन स्कैल्पल वेसेक्टमी. नॉन स्कैल्पल का मतलब, हम स्कैल्पल कहते हैं सर्जन्स नाइफ को, तो हम ये पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेसेक्टमी बहुत सिंपल प्रोसीजर है. इसमें हमें एक चाकू भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ताकि हम चाहें कि जितने भी टर्मिनल मेथड्स हो रहे हैं उसमें ज़्यादा क्या हो, वेसेक्टमी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पा रहा है. सो हमने बहुत सारे मेथड्स देखे किसके, कॉन्ट्रासेप्शन के. हमने कॉन्ट्रासेप्शन में नेचुरल मेथड्स देखे, हमने बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखे, हमने इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस देखी, हमने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखे, हमने नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली देखा, हमने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन देखा, हमने टर्मिनल मेथड्स देखे जो कि एक्चुअली मेथड्स किसके हैं, स्टरलाइजेशन के. सो दिस फिनिशेस द डिस्कशन ऑन द कॉन्ट्रासेप्टिव्स.